हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन की कुछ और टाइप डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप तो मैंने डिस्कस कर दी थी कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी जो एक पॉइंट से पास हो कर रहा होगा और उस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर वो गिवन होगा। तो वो मैंने डिस्कस कर दिया था। आज की क्लास में कर रहा हूँ जी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है जो एक सीधी लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, तो ए बी सी ऐसे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मान लिया जो ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस केस में जो ए पॉइंट है उसको मैं ए स्मॉल ए वैक्टर लिख रहा हूँ। वो ए वैक्टर को बी वैक्टर, बी पॉइंट को मैंने बी वैक्टर में बदल दिया, और जो सी पॉइंट है, कैपिटल सी पॉइंट है, उसको स्मॉल सी वैक्टर में बदल दिया। ठीक है ना, ओ सी वैक्टर मतलब स्मॉल सी वैक्टर। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म जो होती है उसकी होगी वही जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एक पॉइंट से पास होने वाला वही लगेगा। उसमें हमने लगाया था आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें एन वैक्टर की जगह हम ये बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस सी माइनस ए वैक्टर की क्रॉस करके जो आएगा वो हम लिखेंगे एन वैक्टर की जगह। एक्चुअली ये एन वैक्टर जो है वो परपेंडिकुलर वैक्टर है। ठीक है, कैसे? एन वैक्टर का मतलब है ए बी। एन वेक्टर का यहाँ मतलब क्या हो गया? आप सबको मैंने बता रखा है कि अगर हम दो वेक्टर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, जो अगर इस प्लेन के ऊपर के ये दोनों वेक्टर हैं, ए को बी से ज्वाइन करूँ, ए को सी से, तो ए बी क्रॉस ए सी करके जो वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो ए बी और ए सी दोनों पे परपेंडिकुलर है। और अगर वो ए बी ए सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो इस प्लेन के ऊपर भी क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। तो एन वेक्टर एक तरह से ए बी क्रॉस ए सी करके आएगा। ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए सी का मतलब होता है ओ सी माइनस ओ ए, और ओ बी वैक्टर का मतलब मैंने आपको बताया स्मॉल बी, ओ ए का मतलब स्मॉल ए, इसी तरह ओ सी को स्मॉल सी लिख दिया और ओ ए को स्मॉल ए। तो ये जो एन वेक्टर जो क्रॉस करके आया है, क्रॉस करके जो आएगा वो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो वो ही यहाँ लिखना है, मतलब कि बी माइनस ए और सी माइनस ए करके जो वेक्टर आएंगे उनकी क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डिटरमिनेंट वाले मेथड से। फिर जो वैल्यू आएगी आई जे के में, जो वेक्टर आएगा क्रॉस करने के बाद, वो यहाँ पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आता है जी डिटरमिनेंट के अंदर एक्स में से x1, वाई में से y1, जेड में से z1 लेस करना है। ठीक है, z1 लेस करना है। उसके बाद x2 जो सेकंड पॉइंट है b, x2 में से भी x1, y2 में से y1, z2 में से z1। फिर थर्ड रो में आएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y, z3 माइनस z1। मतलब सीधी सी बात यह है कि फर्स्ट रो में x y z में से x1 y1 z1 लेस करना है। सेकंड रो में x2 y2 z2 में से ये x1 y1 z1 लेस करना है। और थर्ड रो में x3 y3 z3 में से x1 y1 z1 लेस करना है। तो सीधी सी बात है, पहले पॉइंट को एक्स वाई जेड, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 में से लेस करके जो आएगा डिटरमिनेंट के अंदर, इसको एक्सपैंड करके जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म होगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और क्या रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्या? एक्स वाई जेड में से पहले मैं फर्स्ट पॉइंट घटाऊंगा तो 1 1 माइनस 1 लेस करूंगा तो 1 माइनस करा, और माइनस 1 को लेस करेंगे तो माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 6 में से 1 लेस करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये आ जाएगा 5 3 माइनस 4। और एक्स सी पॉइंट में से भी ये पॉइंट घटा के लिखूँगा 4 में से, माइनस 4 में से 1 लेस करूँगा माइनस 5, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और 3 माइनस करेंगे तो प्लस 4। अब इसको मैंने एक्सपेंड करा, फर्स्ट रो का यूज़ करके एक्सपेंड करा, तो इसकी वैल्यू आ गई जी 0। जनरली अगर एक एक्स वाई जेड में आंसर आता मेरा, लेकिन मैंने देखा ये जो आंसर आ रहा है लेफ्ट साइड में, सारी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैंसिल होगी, सारी जीरो आ गई, जीरो बराबर जीरो आ रहा है। तो ये सिचुएशन तभी आएगी जीरो बराबर जीरो प्लेन की इक्वेशन निकालते हुए, जब वो पॉइंट्स जो होंगे कोलिनियर होंगे। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक लाइन बनाएंगे, और एक लाइन से पूरी बहुत सारे प्लेन पास हो सकते हैं, ऐसे एक प्लेन, दो प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, बहुत सारे इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो होगा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज कोलिनियर पॉइंट्स। और इसको मैं और आसान तरीके से समझाता हूं मैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट से आप कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं एक पॉइंट से, है ना, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं 2 पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो आप, तो आप कहो सर एक पर्टिकुलर एक ही लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि दो ऐसी लाइन जो जिस पे दोनों पॉइंट मतलब लाई करेंगे, वो ऐसी केवल एक ही लाइन होगी। तो उस वही बात है कि अगर एक कोलिनियर पॉइंट से 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उससे मैं प्लेन ड्रॉ करता हूं, तो वो एक लाइन बनाएंगे 3 कोलिनियर पॉइंट, और उस लाइन के से एक लाइन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है,
तो उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी, मतलब एक ही प्लेन की इक्वेशन आएगी जो जो हमें एक्स वाई जेड में हमें दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आती है जी थर्ड टाइप आपकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी आएगी जो ओरिजिन से उस प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता होगा। यूनिट वेक्टर मतलब पूरा ओ एन वेक्टर नहीं पता होगा मुझे कितना है, क्या है ओ एन वेक्टर, लेकिन उसकी डायरेक्शन में एन कैप पता होगा। यूनिट वेक्टर हाँ ये पता होगा ओ से एन तक की दूरी कितनी है, मतलब ओरिजिन से नॉर्म प्लेन की दूरी कितनी है, दैट इज डी। तो यहाँ जो डी है वो ओरिजिन से प्लेन के बीच की दूरी को शो करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। और एन कैप उसी की डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है, परपेंडिकुलर फॉर्म जो होती है वेक्टर इक्वेशन जो होगी वो होगी आर डॉट एन कैप, एन वेक्टर नहीं एन कैप इज इक्वल टू डी। यहाँ जो डी है ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में होगा। और कार्टेशियन फॉर्म आप सबको पता है, एन कैप के जो आई कैप जे कैप के कैप के यूनिट वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो उनको मैं लिख रहा हूँ जी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। हाँ एन वेक्टर होता, तुम्हें मैंने बता रखा है एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर दैट इज ए आई ए बी सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को शो करता है वो। और डायरेक्शन रेशियोज वाले वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बदलूंगा तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं, एल एम एन आ जाते हैं, बता रखा है तुम्हें मैंने। और याद रखना कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ये नॉर्मल फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म होती है आर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू डी। इसमें यहाँ एन वैक्टर है, यूनिट वैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डी है ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये वाला जो डी है नॉर्मल फॉर्म में जो डी होता है ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, और ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं नॉर्मल के। ठीक है, और डी ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है जी 27, उसमें कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। अब ये नॉर्मल वेक्टर जो है नॉर्मल एन वेक्टर दे रखा है। अब ये फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, क्यों, आर डॉट एन वेक्टर लिखो तो ये डी जो है ये वाला डी नहीं है, ये वाला 7 जो है, क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस को शो नहीं करता ये डी इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली ओरिजिन से डिस्टेंस को शो कर रहा है 7 जो है। ठीक है, ये एन कैप, तो पहला काम ये है कि इस एन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो मैंने 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर का रूट ले लिया, रूट 70 आ गया, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब मैं लगा दूंगा फॉर्मूला ये वाला, क्या, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप जो यूनिट वेक्टर निकाला है मैंने कन्वर्ट कर दिया, और इज इक्वल टू डी ओरिजिन से डिस्टेंस। इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना, अगर ये मैं बात करूँगा तो ये नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन इस रूट 70 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 70 ये आपका आ जाएगा आर डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 कैप इज इक्वल टू 7 रूट 70। ये आपकी आ गई जी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की फॉर्म आ गई, आर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू D1। मतलब एक तरह से ये लगा लो कि ओरिजिन से डिस्टेंस तो है नहीं, अब आप सबको पता है ओरिजिन से डिस्टेंस तो 7 था, तो जबकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो ये है इस जनरल फॉर्म का डी जो है कांस्टेंट। अगर हमें कोई जनरल फॉर्म दे दे और आपसे कहे कि इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलो, तो हमें क्या करना होता है, जो एन वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से दोनों को डिवाइड करना होता है, डी को भी और एन वेक्टर को भी। तो क्योंकि इधर तो एन कैप आ जाएगा और इधर जब इसको एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो ये डी आ जाएगा। दिस बिकम्स डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोलते हैं, ये जो है ये डी आ जाएगा, डी मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। ये D1 बाई जो एन वेक्टर है मैंने उसको D1 से दिखा रखा है, शो कर रखा है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है इसी में, अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में दे दे, ये तो वेक्टर फॉर्म का तरीका बताया मैंने, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में दे दे और ये कहे कि इसको चेंज करो या कन्वर्ट करो इसको नॉर्मल फॉर्म में। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट मैंने अभी बताया था, 2 वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का कोफिशिएंट -1, इन तीनों के स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों साइड। तो ये नीचे रूट 6 आ जाएगा, तो 2 बाई रूट 6 एक्स 1 बाई रूट 6 वाई माइनस 1 बाई रूट 6 जेड इज इक्वल टू 5 बाई रूट 6। तो ये नॉर्मल फॉर्म आ गई कार्टेशियन में। कार्टेशियन जो इक्वेशन है हमारी वो नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दी मैंने। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे इस नॉर्मल फॉर्म में, ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं कोसाइंस होंगे, नॉर्मल टू द प्लेन आर 2 बाई रूट 6 1 बाई रूट 6 माइनस 1 बाई रूट 6, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 बाई रूट 6। पहले ये जो 5 था ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं था, लेकिन जब नॉर्मल फॉर्म में मैंने बदल दिया तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं जी फोर्थ फॉर्म में करवा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म होती है कोई भी प्लेन ऐसा है जो तीनों एक्सिस को काट रहा है। मान ले एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है, बी पे काट रहा है, सी पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, जेड एक्सिस को सी पे, और वो पॉइंट है जी स्मॉल a 0 0, ये हो गया 0 b 0 0 0 c। मतलब एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है और जेड इंटरसेप्ट क्या है, सी। तो मतलब हमें एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बी, और जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो सी हो गया, स्मॉल सी। तो जेड इंटरसेप्ट इज सी। तो इस केस में हमें जो कार्टेशियन फॉर्म ही इस्तेमाल करने हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट लिखेंगे, प्लस वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट, प्लस जेड के नीचे जेड का इंटरसेप्ट, सी इज इक्वल टू 1 1 आएगा। यही फॉर्म इस्तेमाल कर लिया और ये यूज़ करनी है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए कि वेक्टर इक्वेशन लिखो या वेक्टर फॉर्म लिखो इक्वेशन की, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो एक पॉइंट से पास होने वाला है। 3 पॉइंट वाला जो फॉर्मूला बताया था ना, 3 पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन की इक्वेशन निकाली थी वही। क्योंकि ये भी 3 पॉइंट्स, इसमें भी ए बी सी 3 पॉइंट, इसमें भी ए बी सी 3 पॉइंट। बस ये फ़र्क है कि जो ए बी सी पॉइंट है वो उसमें वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है। तो ओ ए वैक्टर जो होगा वो ए आई कैप, ये ए वैक्टर है, ये ए है, ये याद रखना, दोनों में फ़र्क है। ओ बी वैक्टर बी वैक्टर हो गया बी जे, सी वैक्टर हो गया सी के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ इसका मतलब आर माइनस ए डॉट वही बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। वही 3 पॉइंट्स वाला जो फॉर्मूला वो लगेगा। अच्छा क्वेश्चन देखो जरा, अब ये कह रहा है हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 2 3 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सिंपल है, इंटरसेप्ट दे रखे, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट 2, वाई के नीचे 3, जेड के नीचे 4, जेड इंटरसेप्ट जो गिवन है इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, सिंपल है। इसी तरह कोई प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रहा है कि तीनों इंटरसेप्ट फाइंड करो, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के द्वारा तीनों एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे काटा जा रहा है वो पॉइंट फाइंड करो। तो 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए जो 5 है कांस्टेंट वैल्यू है, उसको मैं डिवाइड कर दूँ 5 से। यहाँ 1 होना चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दिया मैंने हर एक को, दोनों साइड। उसके बाद ये जो एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में इसको 5 के अपॉन में लिखना है, 5/2। वाई के नीचे ठीक लिखा हुआ 5, लेकिन ये जो माइनस है इसको भी प्लस करके जेड के नीचे ये जो माइनस है 5 के साथ लिखना नीचे, इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, ये जनरल फॉर्म थी और ये आपकी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जब आ गई तो एक्स के नीचे सबको पता है एक्स इंटरसेप्ट होता है 5/2, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट होता है, जेड के नीचे जेड का इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया हमने, ये आंसर आ गया हमारे। अच्छा एक और चीज़, अगर हमें सपोज इस कंसेप्ट मतलब इस तरीके से नहीं निकालना इंटरसेप्ट, तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। मान लें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है मुझे इस जनरल फॉर्म से, तो मैं वाई और जेड दोनों को 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होते हैं। तो वाई जेड को 0 रख दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5/2, वही एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2। इसी तरह एक्स और जेड को 0 रख दूंगा तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा 5। इसी तरह एक्स और वाई को 0 रख दूंगा तो जेड मतलब एक्स से इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई, बाकी जो बच गए उनको 0 पुट कर दो। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स और जेड को 0 रख दो, और जेड इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स और वाई को 0 रख दो। ऐसे भी निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो एक फॉर्म बच गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन की, वो मैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल।